हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं 12th फिजिक्स के बारे में। तो हमारे 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स का आता है। तो ये मार्क्स हमें अच्छे से क्लियर करने हैं। विद्युत क्षेत्र हमें समझना है तो इससे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में समझना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे हम कहते हैं। कई वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं, या बिल्ली की खाल से बुनाइट की छड़ को घर्षण कराते हैं, तो उन छड़ों में एक विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे आवेश कहा गया। आवेश को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वस्तु का वह गुण जिसके उत्पन्न हो जाने से वह भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्योंकि बच्चों, जब भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और अलग तरह से हम परिभाषित करना चाहें तो देखिए, द्रव्य कण का वह गुण जिसके उत्पन्न हो जाने से वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी द्रव्य कण में जब विद्युत आवेश आएगा तो उस वह द्रव्य कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाएगा। तो द्रव्य कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत आवेश। इसका फॉर्मूला वैसे आपको पता होगा, धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। आवेश को हम Q से लिखते हैं, धारा I, समय T। तो एक फॉर्मूला आ गया Q = IT। अब हम बात करते हैं इसकी विमा की यूनिट क्या होगी। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है Q = IT। I विद्युत धारा, धारा की विमा A1, T समय की विमा T1, तो आवेश की विमा आ गई A1 T1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो M0 L0 T1 A1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक की बात कर लेते हैं। हम डायमेंशन की बात हो गई, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है Q = IT। I विद्युत धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। T समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। एम्पियर इंटू सेकंड को हम कहते हैं कूलाम। क्या कहेंगे? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को कहेंगे कूलाम। तो धारा आवेश का मात्रक कूलाम होगा। ये एम केस पद्धति में होगा। एम केस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, अन्य मात्रक की बात करें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम, ESU, ये सीजीएस पद्धति में होगा। ठीक है। तो आवेश का मात्रक एम केस पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। ESU से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम इसे कहेंगे। या फिर इसका एक अन्य मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आवेश का अन्य मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, छोटा मात्रक होता है। और आवेश का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ठीक है। और एक फैराड में 96,500 ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। एक फैराड में 96,500 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। आवेश की हम बात कर रहे हैं तो इसके प्रकार देख लेते हैं। आवेश
के प्रकार। ठीक है, तो आवेश के दो प्रकार होते हैं। प्रकृति के आधार पर आवेश को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है हमारे पास धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है हमारे पास ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं, तो देखिए आवेश कैसे वस्तुओं पर आया, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक मान लीजिए सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, और ये मेरे पास मान लीजिए एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है मेरे पास। तो बच्चों जब इस सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ पर घर्षण कराया गया, रगड़ा गया, तो इस कांच की छड़ पर एक विशेष आवेश उत्पन्न हुआ, पॉजिटिव चार्जेस। यानी ये जो कांच की छड़ है ये धनावेशित हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हम कुछ और ले लें, जैसे बिल्ली की खाल, और हम एबोनाइट की छड़ ले लें, एबोनाइट की छड़ ले लें। जब इस बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ पर घर्षण कराया गया तो ये देखा गया कि एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव चार्जेस, ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। अब आवेश को किस पर हम घर्षण कराते हैं या करा सकते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर लिखेंगे पॉजिटिव चार्जेस किस पर आ सकता है, इधर लिखेंगे नेगेटिव चार्जेस किस पर आ सकता है, ये आता है। तो बच्चों कांच की छड़, इस पर आप घर्षण कराएंगे सिल्क के कपड़े का, तो जब आप इनका घर्षण कराएंगे तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर आप कराते हैं जैसे बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल, इसको घर्षण कराइए आप एबोनाइट की छड़ पर, एबोनाइट की छड़ पर। तो जब आप इनको घर्षण कराएंगे आपस में दोनों को, तो बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऊनी कपड़ा हम ले लें, ऊन के कपड़े को हम घर्षण कराएं, जैसे एम्बर पदार्थ, इस पर हम घर्षण कराएं, या जैसे प्लास्टिक या फिर रबर। तो जब ऊनी कपड़े को हम एम्बर, प्लास्टिक या रबड़ पर घर्षण कराते हैं तो ऊनी कपड़े में प्लस चार्जेज आता है और इनमें नेगेटिव चार्जेज आता है। आगे बात करते हैं हम। तो आगे बात करेंगे हम आवेशों में कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, किस तरह से। तो देखिए, जब मैं मेरे पास कांच की छड़ है, इसको जब आप सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा,
और इसके पास एक और कांच की छड़ ले आइए आप, ठीक है, वो भी धनावेशित लेके आइए। तो जब देखा गया कि जब कांच की आवेशित छड़ के पास दूसरी कांच की आवेशित छड़ लाते हैं तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है, इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हुआ। अब मान लीजिए मैं पहले वाली कांच की छड़ रखता हूं, कांच की छड़ वही धनावेशित कांच की छड़ रखता हूं, या ये हम देख चुके हैं तो दूसरे ले लीजिए, ये हम पहले देख चुके हैं। एबोनाइट की छड़ ले लीजिए, क्योंकि एबोनाइट पे ऋणावेश आता है इसलिए हम यहाँ नेगेटिव चार्ज करेंगे, ठीक है। अब एक एबोनाइट की छड़ के पास दूसरे एबोनाइट की छड़ लाइएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ऋणावेशित छड़ के पास ऋणावेशित छड़ लानी है, एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है जब हम इसे बिल्ली की खाल से घर्षण कराते हैं, तो ये लीजिए। अब जब हम दोनों को पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हुआ। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, एक कांच के रखते हैं और एक एबोनाइट के रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मेरे पास पहले वाली मैंने कांच की छड़ ली, इस पर धनावेश होगा, और दूसरी वाली मैंने एबोनाइट की छड़ ले ली, एबोनाइट की छड़, इस पर ऋणावेश होगा। अब इनको जब हम पास लाते हैं तो हमने देखा कि इनके मध्य आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। तो बच्चों इस आधार पर आप देख सकते हो, इस आधार पर आप देख सकते हो कि जब समान आवेश की छड़ों को हम पास लाते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, देखिए, और जब विपरीत आवेश की छड़ों को हम पास लाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये बात हमने करी। अब हम आगे बात करते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आगे बात कर लेते हैं हम आवेश उत्पन्न करने की विधियां, ठीक है बच्चों, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो आवेश हम उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं हमारे पास मुख्यतः। पहली है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी विधि है हमारे पास चालन द्वारा, चालन द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरी विधि है हमारे पास प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा भी हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश किस प्रकार वस्तुओं में उत्पन्न करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है, तीनों को हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे किस तरह से वस्तुओं में हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। पहली विधि में लेता हूं घर्षण द्वारा। पहली विधि हमारे पास घर्षण द्वारा वस्तुओं में आवेश उत्पन्न करना। बच्चों इस विधि के अंतर्गत 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है जिससे वो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अब आवेशित कैसे होती है? देखिए, जब आप लोग 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं, 2 वस्तुओं के मध्य,
तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, किसी दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो जब हम घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, यानी एक वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी हो जाएगी, दूसरी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की कुछ वृद्धि हो जाएगी। जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। और वस्तुओं को आवेशित करने की ये विधि घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। इस विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैंने सिल्क का कपड़ा लिया, सिल्क का कपड़ा, एक मैंने कांच की छड़ ली, कांच की छड़। अब सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ पर घर्षण कराते हैं, तो इन दोनों के मध्य हमने घर्षण करवाया। अब घर्षण कराने पर क्या होता है कि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल द्वारा, कम आकर्षण बंध द्वारा बंधे होते हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में आ जाते हैं। तो सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। सिल्क का कपड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। अब इलेक्ट्रॉन इसमें गए किस में से हैं? कांच की छड़ में से गए हैं, तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कांच की छड़, इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। अब बच्चों, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश बढ़ जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो देखिए, घर्षण के पश्चात ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, तो ये विधि कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशित करना वस्तुओं को। इस विधि का हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। मैंने बिल्ली की खाल ले ली, बिल्ली की खाल, इसके साथ एक लेंगे हम एबोनाइट की छड़, इसके साथ मैंने ले लिया एबोनाइट की छड़। अब बच्चों, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ पर हम घर्षण कराते हैं। हमें घर्षण कराना है इन दोनों पे, तो ये हमारे पास बिल्ली की खाल और ये हमारे पास एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। तो जब हम इनको घर्षण कराते हैं तो बिल्ली की खाल में से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। तो बिल्ली की खाल में से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कमी हो जाएगी। एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन में कुछ वृद्धि हो जाएगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है उस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घर्षण कराने के बाद एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं को आवेशित करने की यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। हमारे पास दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन कैसे होगा ये हम समझते हैं। देखिए,
हमारे पास दूसरी विधि है चालन द्वारा वस्तुओं को आवेशित करना। तो चालन द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस विधि के अंतर्गत एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, यानी एक आवेशित और एक अनावेशित। तो जो अनावेशित वस्तु है वो भी आवेशित हो जाती है, क्योंकि आवेशित वस्तु का कुछ चार्ज अनावेशित वस्तु में चला जाता है, जिससे अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। वस्तुओं को आवेशित करने की यह विधि चालन विधि कहलाती है। तो किस तरह से यह विधि होती है हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई आवेशित वस्तु है, धनावेशित मान लेते हैं, पहले से ही आवेशित है, धनावेशित वस्तु है। इसे मैं एक कुचालक स्टैंड पे रख देता हूं। एक धनावेशित वस्तु को मैंने कुचालक स्टैंड पर रख दिया और इसके पास मेरे पास एक और वस्तु है, यह अनावेशित वस्तु है, यानी फिलहाल इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं एक स्टैंड पे रख देता हूं। ये लीजिए, स्टैंड पे मैंने रख दिया। एक धनावेशित वस्तु है, पहले से आवेशित है, एक अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब इस अनावेशित वस्तु को हमें आवेशित करना है। तो देखिए आवेशित कैसे करेंगे। अब हमें इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखना है, दोनों को आपस में पास पास रखना है, संपर्क में रखने पर। तो हम इनको संपर्क में रखते हैं दोनों को। देखिए, ये पहले से आवेशित वस्तु थी, इसे हमने कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ था और इसके संपर्क में अनावेशित वस्तु को रख दिया। अनावेशित वस्तु को हम इसके संपर्क में रख देते हैं, ये भी हमारे पास कुचालक स्टैंड पर थी। तो अब क्या होगा बच्चों, आवेशित के संपर्क में अनावेशित वस्तु रखने पर इसका कुछ चार्जेस, कुछ आवेश उस वस्तु में भी चला जाएगा, दूसरी वस्तु में, यानी इसमें भी कुछ चार्जेस, कुछ आवेश आ जाएगा, इसका कुछ आवेश इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम इन दोनों वस्तुओं को वापस कुछ दूर हटा लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो संपर्क हटाने पर वापस हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। ये पहली वस्तु, ये हमारे पास आवेशित थी पहले से ही। ये दूसरी वस्तु, ये अनावेशित थी, लेकिन देखिए इस पर चार्जेस आ चुका है। पहली वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु पर आ गया है, तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। तो बच्चों आपने देखा कि जिस वस्तु पर आवेश नहीं था, अब उस वस्तु पर भी आवेश आ चुका है। अब दोनों वस्तुएं आवेशित हो चुकी है। तो आप वस्तुओं को आवेशित करने की यह विधि चालन द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। इस विधि की खासियत होती है कि इसमें वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है। दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाना इस विधि में आवश्यक है। और तीसरी विधि एक और मैंने आपको बताई थी, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम तीसरी विधि की बात करेंगे बच्चों,
प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा वस्तुओं को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, बात समझिएगा। इस विधि में एक वस्तु के प्रेरण के कारण दूसरी वस्तु आवेशित हो जाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब इस विधि में वस्तुओं को हम संपर्क में नहीं लाते, पास लाते हैं पर संपर्क नहीं कराते, यानी वस्तुओं को संपर्क में लाए बिना आवेशित कर देना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, इसमें संपर्क में लाना आवश्यक है और इसमें बिना संपर्क में लाए हम वस्तुओं को आवेशित कर देते हैं, तो वो विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? तो देखिए, ऐसा हमें करना है तो देखिएगा इधर, ये मेरे पास कोई वस्तु है, उदासीन है, यानी फिलहाल इस पर कोई आवेश नहीं है। अब फिलहाल इस पर कोई आवेश नहीं है, आगे बात करते हैं। ये मेरे पास वस्तु है, इस वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लेकर के आनी है। मैं मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु मैं इसके पास लेकर के आया, मान लीजिए मैं आवेशित एबोनाइट की छड़ लेकर आया, एबोनाइट की छड़। इस उदासीन वस्तु के पास एबोनाइट की छड़ लेकर आनी है। चूंकि एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है, ऋणावेश इस पर आता है, तो आपको ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लेकर आनी है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये सेकंड, और अब हम थर्ड स्थिति की बात करेंगे। ये मेरे पास पहली वस्तु है जो उदासीन थी, इसके पास हम एबोनाइट की छड़ लेकर के आए हैं। ये हमारे पास एबोनाइट की छड़ है, ऋणावेश है इस पर, ये हम लेकर के आए हैं एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। अब क्या होता है कि ये उदासीन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे वस्तु के अंदर, क्योंकि सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। अब एबोनाइट की छड़ पर जो ऋणावेश है, तो प्रेरण के कारण इसका ऋणावेश इसके ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण के कारण इसका ऋणावेश इधर आ जाएगा, इस एक सतह पर आ जाएगा, और इस एबोनाइट की छड़ का ऋणावेश प्रेरण के कारण इस वस्तु के धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका धनावेश इधर आ जाएगा। ऋणावेश के प्रतिकर्षण के कारण इसका ऋणावेश इधर आ जाएगा, और ऋणावेश चूंकि धनावेश को आकर्षित करता है, इसलिए धनावेश इस तरफ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वस्तु को भू संपर्कित करना है, यानी एक तार के द्वारा इसका संपर्क भूमि से करना है। तो हम कर देते हैं। ये हमारे पास पहली वस्तु है, और ये हमारे पास एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़, ये ऋणावेशित लेकर के आए हैं हम। तो अब इस वस्तु को हमें भू संपर्कित करना है, इसको एक तार के द्वारा इसका संबंध हम भूमि से कर देते हैं। तो ये हमने भू संपर्कित कर दिया। ये भू संपर्कित का चिन्ह होता है, इसका अर्थ है भूमि से संबंध कर देना। तो भू संपर्कित करने से क्या होगा, क्योंकि हम पृथ्वी को धनावेशित गोला मानते हैं
भू संपर्कित करने से इसका ऋणावेश भूमि में समाहित हो जाएगा। चूंकि पृथ्वी धनावेशित गोला है तो धन ऋण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस वस्तु का यह संपूर्ण ऋणावेश इस पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। यहां से ऋणावेश हट जाएगा, समाहित हो गया पृथ्वी में। अब हम क्या करना है, अब हम इस भू संपर्कित को वापस हटा लेंगे और एबोनाइट की छड़ को भी वापस हटा लेंगे। तो ये हमारे पास वही वस्तु है पहले वाली। तो अब हमने भू संपर्कित इस वस्तु में से हटा लिया, एबोनाइट की छड़ को भी हम यहां से हटा लेंगे। तो इस वस्तु के पास एक ही आवेश बचेगा, केवल धनावेश, तो धनावेश। तो अब देखिए बच्चों, यह वस्तु हमारे पास उदासीन थी, लेकिन अंत में जाकर इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। वस्तु को आवेशित करने की यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। इस विधि की खासियत है कि इसमें हम वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाते, पास तो लाए हैं लेकिन संपर्क नहीं कराया मैंने, और फिर भी वस्तु को आवेशित कर दिया, तो यह विधि कहलाएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। और इस विधि की खासियत है चालन की कि इसमें वस्तुओं को आपस में संपर्क कराया जाता है। तो ये इसकी ध्यान रखना है हमें, ये दोनों विधियां। अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपको इस तरह से पढ़ाता रहूं, आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरी फिजिक्स आप इस तरह पढ़ना चाहते हैं, सभी टॉपिक आप देखना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं आरके क्लासेस कोटा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आवेश का संसूचक। आवेश का संसूचक यानी हम